वेलकम इन भीम 99 स्टडी। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 कक्षा 10 का जैव प्रक्रम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हम पढ़ने जा रहे हैं जैव प्रक्रम। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। और जैव प्रक्रम में निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण होता है, अर्थात भोजन को ग्रहण किया जाता है। तो भोजन को ग्रहण किया जाता है तो इसे कहते हैं पोषण। पोषण से शरीर की टूट फूट का मरम्मत होता है और नई कोशिकाओं का विकास होता है। इसके बाद श्वसन होता है, अर्थात हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और इसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद है वहन करने के लिए, अर्थात जब भोजन हम करते हैं तो भोजन को विभिन्न अंगों में ले जाने के लिए एक अंग बना होता है जिसे हम कहते हैं वहन। जैसे कि हमारे रक्त को विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाने के लिए वहन तंत्र बने हुए हैं, जैसे कि नस हो गया। इसी तरह से अगला है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन उसे कहते हैं, अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं उनको शरीर से बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है। तो ये सभी प्रक्रम जिनमें होता है उसे कहते हैं जैव प्रक्रम। और किसी भी जीव के लिए ये सारी चीज़ों का होना जरूरी है: पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन और जनन। अगर ये चीज़ें जो जीव कर रहा है उसे कहेंगे ये सजीव है, सजीव। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में डिटेल। पोषण: भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। तो भोजन को ग्रहण करना, भोजन को पचाना, इसका अवशोषण करना और शरीर द्वारा इसका अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीव दो वर्गों में बांटे गए हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कि CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तो उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि हरे पौधे व कुछ जीवाणु अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसी तरह से विषम पोषण होता है, तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। जैसे कि मानव व अन्य जीव, हम लोग डायरेक्ट भोजन नहीं बना पाते हैं। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को हम लोग डायरेक्ट रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल सकते हैं। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा को पौधा अवशोषित करेगा, इसके बाद पौधों से हम लोग उस ऊर्जा को लेते हैं। स्वपोषी पोषण: स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। और प्रकाश संश्लेषण होने के लिए हरे पौधे का होना जरूरी है, अर्थात पौधे के हरे भाग में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संरक्षित रूप से परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड
जल और सूर्य का प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल रहता है। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल हरे पौधे में पाया जाता है। तो ये सब मिल करके ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। हरे पौधों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है ये होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। स्थलीय पौधों में इसे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। जल की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। यानी कि अगर पौधा है तो पौधा जड़ों द्वारा इन जड़ों से पानी ले लेगा, जड़ों से पानी। और जो पत्तियां होगी, पत्तियों में रहता है क्लोरोफिल। इन पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। और इसके बाद इसमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये अभिक्रिया होना शुरू हो जाएगी और इसके बाद ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल प्राप्त हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग रंध्र, स्टोमाटा। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य: प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल जलवाष्प के रंध्र द्वारा निकल जाता है। ये एक पत्ती की संरचना दी गई है और इसमें ये रंध्र है। ये जो एरिया है इसे रंध्र कहते हैं। और ये द्वार कोशिकाएं हैं। ये छोटा छोटा जो है द्वार कोशिकाएं हैं। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन, गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। वाष्पोत्सर्जन होगा तो खुल जाते हैं, इसके बाद ये बंद हो जाते हैं जब वाष्प नहीं निकलता है। तो आगे पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण में प्राणी संपोषण, मृत पोषण और परजीवी होते हैं। प्राणी संपोषण में इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे कि अमीबा और मानव। आगे है मृत जीवी पोषण। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि फफूंद और कवक। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनका बिना मरे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि अमरबेल, जू, फीता कृमि। आगे पढ़ते हैं हम लोग अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण के लिए देखिए, ये अमीबा का केंद्रक है और ये खाद्य पदार्थ है। ये खाद्य पदार्थ है। अब इस खाद्य पदार्थ को अमीबा अपने अंदर लेने का कोशिश करता है पादप कुटपाद के द्वारा। देखिए, अमीबा को अपने अंदर खाद्य पदार्थ को अमीबा अपने अंदर ले रहा है और यहाँ पे खाद्य का कण बिल्कुल अंदर हो गया। अब ये इसको घेर करके अपने अंदर कर लिया, भोजन अंदर चला गया। अब इसका पाचन होगा। भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। तो ये पदार्थ हो गया, इसकी सहायता से इस भोजन को घेर लेगा। खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका, इसके बाद खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में कर दिया जाता है। जब ये खाद्य रिक्तिका हो गया, इसको छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है।
इसके बाद ये पदार्थ शरीर के बाहर निकल जाते हैं, यानी कि इनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। पैरामीशियम में पोषण, तो पैरामीशियम में पोषण पश्चाद द्वारा होता है। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किए जाते हैं इसमें, और जबकि अमीबा में कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। मनुष्य में पोषण, तो मनुष्य में पोषण के लिए निम्नलिखित क्रियाएं होती है। पहले अंतर्ग्रहण अर्थात भोजन को मुख में लिया जाता है, फिर इसका भोजन को पाचन किया जाता है। इसके बाद भोजन का बचे हुए पदार्थ से अवशोषण किया जाता है। अवशोषण पदार्थ का स्वांगीकरण किया जाता है। जो पदार्थ बच जाता है उसका बहिक्षेपण यानी कि उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो मनुष्य में इस प्रकार पाचन होता है। यहाँ पे देखते हैं मनुष्य में पाचन के लिए सर्वप्रथम भोजन को मुख में लिया जाएगा। इसको दांतों से पीस करके छोटे छोटे कड़ों में तोड़ लिया जाएगा। अब मुंह में एक ग्रंथि होती है, मुंह में होता है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि से निकलता है टाइलिन नामक एंजाइम। लार ग्रंथि से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, जो भोजन के मंड पर अभिक्रिया करके इसे ग्लूकोज में बदल देता है। अब भोजन लेह सदृश हो जाता है और यह क्रमाकुंचन गति करते हुए ग्रास नली से होते हुए आमाशय में आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे आमाशय में पाचन। तो आमाशय में आमाशयी ग्रंथि पाई जाती है। आमाशयी ग्रंथि, और आमाशयी ग्रंथि से निकलता है आमाशय रस, और उस आमाशय रस में रहता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोरेनिन, लाइपेज। तो प्रोरेनिन दूध को फाड़ने का काम करता है और लाइपेज वसा को पचाने का काम करता है। यहाँ आमाशय की दीवारों से कुछ तरल पदार्थ भी निकलते हैं जो अम्लीय भोजन को अम्लीय भोजन से आंतरिक दीवारों की रक्षा करते हैं आमाशय की। अब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है, तो ग्रहणी में 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक होता है यकृत ग्रंथि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और दूसरा है अग्नाशयी ग्रंथि, ये अग्नाशय है। यकृत में रहता है पित्ताशय, और इस पित्ताशय से निकलता है पित्तरस। पित्ताशय, पित्ताशय से निकलता है पित्तरस, पित्तरस। और ये पित्तरस जो है, जो भोजन आमाशय में अम्लीय हो गया होता है, इसको क्षारीय कर देता है। अब भोजन पहुंचता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में मनुष्य का सर्वाधिक पाचन होता है। यहाँ पे 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है और अपचे पदार्थ को उत्सर्जन द्वारा बाहर कर दिया जाता है गुदा द्वारा। भोजन को सर्वप्रथम मुख में लेंगे, दांतों द्वारा पीसेंगे, और दांतों द्वारा पीसकर इसको जिह्वा द्वारा इधर आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद लार ग्रंथि आता है। लार ग्रंथि से लार रस निकलता है या लाला रस, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो मुंह में भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाएगा, दांतों द्वारा भोजन को चबाया जाता है, जिह्वा द्वारा भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिला दिया जाता है। और लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस
या लाला रस कहते हैं। यह स्टार्च लार एमाइलेज एंजाइम मल्टोज शर्करा को पचाता है। भोजन ग्रसिका मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति करते हुए ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन होता है। आमाशय में पाचन, तो आमाशय में जठर ग्रंथि होती है और जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस, जिसमें 3 प्रकार के एंजाइम पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा पाए जाते हैं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जिससे कि भोजन सड़ने से बच जाए और कीटाणु जो आते हैं भोजन के साथ उसको मार दिया जाए। यह पेप्सिन की क्रिया में सहायता करता है। आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है श्लेष्मा। अब पढ़ते हैं क्षुद्रांत में पाचन। क्षुद्रांत में पाया जाता है आंत्र रस, और आंत्र रस में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ग्लूकोज में, वसा का पाचन वसी अम्ल में, प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल में होता है। यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करते हैं। यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करते हैं। यकृत से पित्त रस, अब पित्त रस होता है, पित्त लवण का स्राव करता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस रहता है, जिसमें एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम व लाइपेज एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। वसा को लाइपेज वसाम्ल में बदल देता है। स्टार्च को एमाइलेज ग्लूकोज में बदल देता है। दीर्घ रोम अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। अब बड़ी आंत में तो जल का अवशोषण होता है, वह पदार्थों गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और शोषण के लिए हम इससे अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।